अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि वर्तमान समय की कुंजी अतीत में छुपा हुआ होता है। अगर वर्तमान समय के मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति या विकास को समझना होगा, इस समय जो भी रीति रिवाज हैं, तो उसके लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को क्राउन समान ज्ञान से अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। ठीक, ये किताब जो कि क्राउन समान ज्ञान जीएस की बहुत अच्छी किताब है। ये लुसेंट से एक कदम आगे है, क्योंकि लुसेंट में अधिकतर फैक्ट आपको वन लाइनर दिया गया है, जो आपको याद रखने में कठिन होता है। लेकिन ये किताब एक तरह से आप वन लाइनर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको एक कहानी नुमा बना करके दिया गया है। इसलिए इसको पढ़ना और याद करना लुसेंट की अपेक्षा काफ़ी ईजी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करें। ये पहला लेक्चर है, ये स्टार्ट करते हैं करके। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। ये डेट को याद रखिएगा, 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र, ठीक है, 3 पुत्र देखिएगा। 3 पुत्रों में पहला पुत्र कौन सा था? मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। तीनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। मतलब जो इनके ये तीनों पुत्र हैं, औरंगजेब के जो तीनों लड़के थे, मुअज्जम, आजम, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। मुअज्जम जो था उस समय अफगानिस्तान में था। मुअज्जम अफगानिस्तान में था जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। गोलकुंडा में इसका मृत्यु होते है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। ठीक है, इसको एक बात याद रखिएगा। जब ये मरता है औरंगजेब, ठीक है, अहमदनगर में गोलकुंडा नाम का एक स्थान है, गोलकुंडा जगह है, ठीक है। गोलकुंडा में यह 3 मार्च 1707 ईस्वी को जब औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो उसके बाद तीनों पुत्र जो होते हैं, सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच लड़ाई प्रारंभ हो जाता है। मुअज्जम जो कि उस समय अफगानिस्तान में था, लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करा लेता है। ठीक है, जो उसका सबसे बड़ा लड़का मुअज्जम था, ठीक, वो उस समय अफगानिस्तान में सूबेदार के पद पर था। बहादुर शाह के उपनाम से अपना राज्याभिषेक करा लेता है, ठीक, और कराया। और जजऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हरा करके मार डाला। अपने 2 भाइयों को वो करता क्या है कि जजऊ के युद्ध में आजम को हराता है और मार देता है। फिर बीजापुर के युद्ध में वो कामबख्श को हराता है और कामबख्श को मार डालता है। फिर गलती उसके कब्जे में आ जाता है। ठीक, दिल्ली के तख्त पर बैठता है कौन? ध्यान देखिए, सबसे बड़ा लड़का मुअज्जम, ठीक है, सबसे बड़ा लड़का मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था, इसके शासनकाल में कुछ कार्य हैं, उनके बारे में देखिए। इसका शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक रहता है। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बनता है। 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बन रहा है, तो ये कितना क्रिएटिव काम करेगा और क्या क्या किया होगा, थोड़ा उसके बारे में देख लीजिए। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। अब जानता था कि ये बहुत ताकतवर नहीं रह गया था अपने भाइयों से युद्ध करने के कारण, तो ये मराठों से और राजपूतों से अपनी मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता है। मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र मुगलों को कैद में से आज़ाद कर देता है। ठीक है, औरंगजेब के समय एक मराठा अधिकारी के धोखा देने के चलते ये जो कुछ संभाजी का पुत्र शाहू था, ठीक है, संभाजी का लड़का शाहू था, इसको मुगलों ने कैद कर लिया था। जेसुआ कोटलेर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधित्व बहादुर शाह के दरबार में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जेसुआ कोटलेर कौन? जेसुआ कोटलेर के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल उससे मिलने के लिए आता है। इतिहासकार खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहता है। ठीक है, खफी खां बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहता है कि ये बहादुर शाह प्रथम जो था, इसका स्वभाव ऐसा था कि अधिक से अधिक समय, ठीक है, अधिक से अधिक समय पशु, ठीक है, पशु पक्षी का युद्ध देखने में, ठीक है,
बहादुर शाह प्रथम को पशु पक्षी, उसके बाद से 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक अगला जो मुगल बादशाह बनता है वो जहांदार शाह बनता है। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसने अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है, जुल्फ़िकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया करता है। किसको? जो जहांदार शाह 712 से 13 ईस्वी में बैठता है। ठीक है, ये जुल्फ़िकार खां की सहायता से बैठता है। ठीक, जुल्फ़िकार खां गद्दी से हटाने में इसको, मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी से हटाने में जुल्फ़िकार खां उसकी सहायता करता है। तो जुल्फ़िकार खां को जहांदार शाह अपना वजीर नियुक्त कर देता है। उसने आमेर के राजा जयसिंह को, यानी जो जहांदार शाह था, आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि, मालवा के राजा, मालवा के, ठीक है, मालवा का सूबेदार बनाता है। मतलब जो आमेर के राजा जय सिंह थे उनको राजा की उपाधि और मालवा का सूबेदार बनाया, तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर के गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, जो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि देता है। ठीक है, अजीत सिंह थे, उनको महाराजा की उपाधि देता है और उनको गुजरात का सूबेदार बना देता है। जहांदार शाह ने जजिया कर बंद कर दिया। ठीक है, जहांदार शाह ने जजिया कर बंद कर दिया है। ठीक है, जहांदार शाह क्या करते हैं, जजिया कर को, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी फिर आगे आने वाले जो मुगल बादशाह है वो फिर लागू करेंगे जजिया कर को, आगे वाले कुछ मुगल बादशाह फिर लागू कर देंगे करके। अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफी प्रभावित था। ठीक है, अपनी प्रेमिका जहांदार शाह की प्रेमिका लाल कुंवर थी, उसे काफी प्रभावित था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर ने, ठीक है, फर्रुख सियर ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर सैयद बंधु की सहायता से, ठीक है, सैयद बंधु की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार की हत्या कर दिया था। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते हैं। ठीक है, लापरवाह या लंपट मूर्ख इसलिए कहते हैं कि ये भी शासन के प्रति उदासीन रहता है और लाल कुंवारी के प्रति इसका अधिक रुझान होने की वजह से ये भी मतलब एक तरह से भोग विलास में ज्यादा आनंद लेता है, न कि शासन में। फर्रुख सियर 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी के बीच सैयद बंधुओं, ठीक है, युद्ध के दिवस ने बंधुओं को भारत में नीति निर्माता के नाम से जाना जाता था। नृप निर्माता अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों भाई थे, सब सहयोग से सिंहासन पर मिला था। ठीक है, तथा ये नृप निर्माता के नाम से जानते हैं। देखिए, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उन लोगों में फर्रुख सियर प्रथम मुगल बादशाह था, जो सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बनता है, बादशाह बनता है। इसी काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई फर्रुख सियर के इशारे पर, क्योंकि बंदा बहादुर एक बहुत ही खतरनाक सिख नेता थे। इन्होंने लगभग हजारों मुगलों को, ठीक है, हजारों मुगलों को अकेले मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, जांसौर के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल का एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन ने, जिससे बादशाह को स्वास्थ्य लाभ करवाया। ठीक है, एक्चुअली इसको हुआ क्या था, फर्रुख सियर को फोड़ा हो गया था, फोड़े से बहुत पीड़ित था, ठीक नहीं हो रहा था। तो जो जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का दल 1707 में भारत आता है, उसी में हैमिल्टन नाम का एक चिकित्सक था, ये इसके फोड़े का इलाज करता है और ये ठीक हो जाता है। फर्रुख सियर 1707 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का एक फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब इसका फोड़ा ठीक हो जाता है तो खुश हो जाता है, तो कंपनी के लिए एक व्यापारिक फरमान जारी देता है, जो मतलब कुछ थोड़ा सा चुंगी दे करके ये सालों साल व्यापार कर सकते थे। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि सैयद बंधु काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, दोनों भाई काफी प्रभावशाली थे। अब ये राजा को अपने अनुसार चलाना चाहते थे। अब ये फर्रुख सियर सोचता है कि हम लोग मतलब मेरा राज्य, मैं इनसे कैसे मुक्त हो जाऊं, तो मुक्त होने के लिए उपाय सोचता है, लेकिन ये एक षड्यंत्र रचता है। ठीक है, फर्रुख सियर एक षड्यंत्र रचता है, लेकिन सैयद बंधुओं को इस बात का पता चल जाता है। ठीक है, सैयद बंधु क्या करते हैं कि बालाजी विश्वनाथ से, ठीक है, दिल्ली की एक संधि कर लेते हैं। ठीक है, और मराठों की सहायता से फर्रुख सियर को अंधा करवा करके उसकी हत्या कर देते हैं। सैयद बंधु इनसे भी चालाक निकले, सैयद बंधु फर्रुख सियर से भी चालाक निकले। फर्रुख सियर सैयद बंधु से मुक्त होने के लिए इनकी हत्या करवाना चाहता था, लेकिन सैयद बंधु पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ एक दिल्ली की संधि करते हैं और मराठों की सहायता से फर्रुख सियर को अंधा करवा करके उसकी हत्या करवा देते हैं। आइए, सैयद बंधुओं ने रफी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। अब इनका काम खत्म कर दिए सब,
फर्रुखसियर को चटका दिए। अब फर्रुखसियर क्या करता है, ये सैयद बंधु क्या करते हैं सब, अब रफ़ी-उद-दरजात को अगला मुगल बादशाह बनाते हैं। रफ़ी-उद-दरजात को अगला मुगल बादशाह बनाते हैं। सबसे कम समय तक, ठीक है, 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो रफ़ी-उद-दरजात था सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तरवर्ती मुगल शासक था, 28 फरवरी से 4 जून 1919 ईस्वी तक। रफ़ी-उद-दरजात की हत्या के बाद, ठीक है, रफ़ी-उद-दरजात की एक बात याद रखिएगा, रफ़ी-उद-दरजात को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। एक फैक्ट याद रखिएगा, जो रफ़ी-उद-दरजात था, इसको ये जब गद्दी पर बैठा था तो शाहजहाँ द्वितीय, ठीक है, शाहजहाँ द्वितीय के नाम पर रफ़ी-उद-दरजात गद्दी पर बैठता है। रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दौला, अब देखिए रफ़ी-उद-दरजात, सॉरी ये मैं आपको गलत फैक्ट बता दिया, इसको शाहजहाँ द्वितीय के नाम से नहीं जाना जाता था। सर इस बात को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत है, हो जाता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा फैक्ट इधर उधर, कोई बात नहीं। देखिए रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद जो रफ़ी-उद-दौला था वो शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि से मुगल बादशाह बना, जिसका कार्यकाल जो कि 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक, मतलब ये दो का शासनकाल, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला का शासनकाल बहुत ही कम समय तक रहता है, ठीक है। रफ़ी-उद-दरजात को याद रखिएगा, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह, और रफ़ी-उद-दौला सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह बनता है, और रफ़ी-उद-दरजात जो कि शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनने वाला शासक था। फर्रुखसियर दुर्लभ, ठीक है, फर्रुखसियर दुर्लभ और कायर होने के कारण घृत कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर की एक अन्य लोग इसकी खिल्ली उड़ाते थे घृणित कायर करके, मतलब इतिहास में फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर, ठीक है, अब इसके बाद देखिए फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर आता है। इसका कार्यकाल 1719 से लेकर के 1748 तक रहता है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर इसका मूल नाम था, ठीक है, मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर देता है, ठीक है, अंतिम रूप से भारत में जजिया कर जो कि समाप्त किया जाता है मोहम्मद शाह के समय, ठीक, 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1719 ईस्वी में सैयद बंधु की हत्या करवा देता है, ठीक। मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। निजाम उल मुल्क चिंगिज़ खान ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र आसफ शाही वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध में सआदत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, ठीक है, भरतपुर मथुरा बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब में रुफेल और फर्रुखाबाद में बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का, ठीक है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, नादिर शाह, और 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह को, ठीक है, मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। नादिर शाह अवध का नवाब सआदत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर के सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। देखिए जब ये करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह हार जाता है, ठीक है, करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह जब हार जाता है तब होता क्या है कि यहीं से 50 लाख रुपए, ठीक है, ये इससे मोहम्मद शाह का एक उपनाम रंगीला भी है, मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है इसको। मोहम्मद शाह ने से 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरजाना के तौर पर मांगता है, तो ठीक है, मोहम्मद शाह देने के लिए तैयार हो जाता है, 50 लाख रुपए दे करके लौट जाता है। लेकिन सआदत खां कहता है कि यदि आप दिल्ली आते हैं तो 50 लाख की जगह पे आपको 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो जब ये दिल्ली आता है और ये सआदत खां से कहता है कि पैसा कहाँ पे दूँ, तो सआदत खां लाचार होकर के आत्महत्या कर लेता है। ये दिल्ली में आकर के कत्लेआम करता है और 20 लाख की जगह पे लगभग ये 35 लाख रुपए और शाहजहाँ के दरबार बनवाया गया तख्ते ताउस लेकर के फारस लौटता है।
नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख इसका उद्देश्य क्या था? धन का लूटना। ठीक है, नादिर शाह का प्रथम उद्देश्य था धन का लूटना। वो अपने साथ तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा फारस लेकर के जाता है। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, इसको ये करता क्या था कि अधिक से अधिक अपना समय पशु पक्षी का युद्ध देखने में भी लगाया करता था। ठीक, ये पशु पक्षी का युद्ध देखा करता था और सुंदर युतियों के प्रति अधिक रुझान होने के कारण इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अहमद शाह 1748 ईस्वी से 54 के बीच इसका शासनकाल रहता है। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त करता है। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे ईरानी, ठीक है, दुर्रे दुरानी या युग का मोती भी कहा जाता है, भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, मतलब हुआ कहने का, एक लाइन में मैं कहूँ, जो अहमद शाह अब्दाली था, ये अहमद शाह, ठीक है, के समय 1748 से 54 के बीच भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह के समय अब्दाली 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया और इसने कुल मिलाकर के भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1854 के बीच इसका शासनकाल रहता है। वजीर इमाद उल मुल्क से अहमद शाह को अपदस्थ करके जहांदार शाह का पुत्र अजीमुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय के नाम से उपाधि से मुगल बादशाह बनता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल में बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में, इसका डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये जो युद्ध होता है कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मुगल बादशाह और अंग्रेजों के मध्य होता है। ठीक, जो अंग्रेज जो नेतृत्व इसमें कर रहा था उसका नाम हेक्टर मुनरो था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना मिलकर के अंग्रेजों से लड़ रही थी। इस पराजय के साथ ही शाह आलम द्वितीय को बंगाल का गवर्नर, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसमें के तहत मुगल सम्राट यानी 1765 से लेकर 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। ठीक है, मतलब जो है कि शाह आलम द्वितीय 1765 से लेकर के 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहता है। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की राजधानी पर बैठा देता है। दिल्ली की राजधानी पर मतलब इसको यहाँ से हटा करके वहाँ पे बैठाता है। फिर ये कुछ समय तक जो है कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ समय तक शाह आलम द्वितीय मराठों का पेंशन भोगी बनता है। ठीक है, जब 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने इसको इलाहाबाद से उठा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तब ये मराठों का पेंशन भोगी बन जाता है। ठीक, मराठे इसको कुछ समय तक के लिए पेंशन देते हैं। फिर ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1761 में जो पानीपत का तृतीय शाह आलम द्वितीय के शासन काल में होता है, अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच एक लड़ाई होता है। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था। इसके समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके 1813 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था। इस बात को याद रखिएगा, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। दिल्ली पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा कब होता है? 1803 ईस्वी में। ठीक है, जो दिल्ली पर कब्जा करने वाला जो जनरल था उसका नाम जनरल लेक था। इस बात को ध्यान रखिए, जनरल लेक। अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक ये शासन बनता है। अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में, ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला यह हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। ध्यान रखिएगा, सैयद बंधुओं से के संरक्षण में शासक बनने वाला फारूक शेर था। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। उसने
राम मोहन राय को, ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजता है अपना पेंशन बढ़वाने के लिए, लेकिन इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण ये जफर भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1862 नहीं, 1866 होना चाहिए। एक बार इसको फैक्ट को चेक करिएगा, मेरे समझ से 1866 में इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद से अगले वाले लेक्चर में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा पढ़िए।